सर आपको क्या लगता है क्यों नहीं उतार रही है विपक्ष, अपना उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, कौन आएगा, किस जात से आएगा, किस समाज से आएगा, उसके सामने क्या खड़ा करना होगा, अपनी अपनी रणनीति है, किसी से कोई समझौता नहीं है। सर क्या अभी पार्टी नेतृत्व की तरफ से क्या आपको, आपके परिवार को भी उतारने का आपको कोई प्रस्ताव मिला है? नहीं, ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई। हमारी अपने नेताओं से एक आध बार बात हुई है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ कहा नहीं गया कि आप अपनी जगह पर अपने परिवार को लड़ाइए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। विचार चल रहा है, होल्ड है। अरे बजने तो दीजिए, नामांकन की डेट आएगा, बहुत पहलवान तैयार हैं, ऐसा नहीं होता है, सब लड़ेंगे। सर टिकट लेट होने से क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको लोगों की सिंपैथी मिल रही है? अरे और बढ़िया चर्चा में है, क्या दिक्कत है? अंबिकेश्वर भी पहलवान रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ दांव तो पढ़ पाते होंगे। अंबिकेश्वर ये कौन सा दांव है बीजेपी का, जो बीजेपी का दांव है, या ये चरखा दांव है बृजभूषण शरण सिंह का, जिसमें दोनों पार्टियां फंसी हुई हैं? देखिए अगर हम बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह का ये धोबिया पाट दांव हो सकता है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से सांसद की अगर बात करें तो सांसद के तौर पे बहुत सारे सांसद होंगे, लेकिन कोई ऐसा सांसद जो सभी पार्टियों के टिकट को होल्ड करके रखा हो, जिसके कारण सभी पार्टियों ने अपने अपने टिकट को होल्ड करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के टिकट की आज समाजवादी पार्टी देख रही है, वो सारी पार्टियां देख रही हैं कि जब बृजभूषण शरण सिंह का टिकट फाइनल होगा उसके बाद ही कोई पार्टी अपने टिकट अनाउंस करेगी। जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कह क्या रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह? आप तो उनके, मुझे लगता है कि काफी दिन अखाड़े में भी रह चुके हैं, बताइए तो, दर्शक जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं देखिए जी, बात यह है कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह का अभी यही कहना है कि हमें टिकट मिलेगा और जल्द ही टिकट मिलेगा, और उनका तो यहाँ तक कहना है कि आज हो सकता है हम शाम तक टिकट मिल जाए। और सूत्रों के अनुसार तो ये भी है कि उन्होंने अपने सारे 10 जो जरूरी कागजात हैं उनको पूरे करा लिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केवल फॉर्म ए और बी आना है, केवल वही फॉर्म का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद वो क्योंकि 48 घंटे से कम समय बचा हुआ है, और अगर कोई नया कैंडिडेट आता है और उसको वो सारे दस्तावेज पूरे कराने होंगे तो 48 घंटे से ऊपर का समय लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अभी सारे दस्तावेज पूरे करा लिए हैं, जैसा कि सूत्र बताते हैं। जी, मैं आता हूं, एक बार पहले द्विवेदी जी के पास चलता हूं, चूंकि वो यहाँ लगभग मुझे लगता है 4 दशक के करीब गोंडा के आसपास की पत्रकारिता अपनी आंखों से देख चुके। यानी अगर मैं कहूं कि 1991 के उस बृजभूषण शरण सिंह को जो आंदोलन से निकला था और बाद में 1996 तक अलग अलग आरोपों में फंसता हुआ, वो 2023 तक का दौर उन्होंने देखा है, करीब से देखा है। और मैं पूछ रहा हूं ऐसा क्या है, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं जानकी जी, इस तरह का क्या है जो बृजभूषण शरण सिंह को इनविंसिबल बना रहा है? वो भले ही इस समय अदालत में जूझ रहे हो, अदालत में वो पहले भी कई बार, और इससे बहुत सीरियस ऑफेंस, हालांकि ये भी बहुत सीरियस है, मैं माफ कीजिएगा किसी दर्शक को ये नहीं किसी को ठेस लगे, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि टाडा जैसे कानूनों के तहत जे शूट आउट के आरोपियों को उन्होंने शरण देने के आरोप को झेला है, बाद में कोर्ट ने उनको बरी किया, सबूतों के अभाव में वो बरी हुए। तो जानकी जी क्या ताकत है, आपको क्या ताकत लगती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। बृजभूषण शरण सिंह राम मंदिर आंदोलन के दौरान पहली बार 1991 में चुन करके गोंडा संसदीय सीट से लोकसभा पहुंचे, और इसके बाद से केवल एक बार वो चुनाव हारे हैं। अन्यथा की स्थिति में जब वो टाडा में थे तो उनकी पत्नी केतकी सिंह जी को पार्टी ने टिकट दिया, और केतकी सिंह गोंडा संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित होकर के और लोकसभा पहुंची। इस प्रकार से 1991 से लेकर के 2019 तक हुए संसदीय चुनावों में केवल एक बार बृजभूषण शरण सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। अन्यथा की स्थिति में चाहे वो गोंडा संसदीय सीट रही हो या बलरामपुर, जिसे आज श्रावस्ती संसदीय सीट के नाम से जाना जाता है, अथवा उसके बाद में वर्तमान में जहां से वो कैसरगंज से चुनाव लड़ करके और जीते हैं, उनका चाहे संसदीय सीट बदलता रहा हो या उनकी पार्टी बदलती रही हो, लेकिन उनकी जो
कुवत रही है वो लगातार बढ़ती रही है। और यही कारण है कि उनके बारे में इस क्षेत्र में, खास करके देवीपाटन मंडल में, उनको अजेय समझा जाने लगा कि बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसी ताकत बन गए हैं कि वो देवीपाटन मंडल की किसी भी सीट पर जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे, वो अपने मैनेजमेंट के बदौलत चुनाव अवश्य जीतेंगे। जहां तक उनके मैनेजमेंट की बात है, उसके बारे में मैं बता दूं कि उनकी जो लोकप्रियता है, जिसके चलते वो आम नागरिकों के बीच में, आम मतदाताओं के बीच में जाकर के जो उनकी एक ख्याति बनी है, काफी हद तक वो सहायक होती है। इसके अलावा 1991 में सांसद बनने के बाद से जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे देवीपाटन मंडल में उन्होंने जो एक नारा दिया शुरुआत से ही सांसद बनने के बाद में कि साक्षर गोंडा सुंदर गोंडा, और साक्षर गोंडा के नारे के साथ में उन्होंने जिस प्रकार से इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोलने का अभियान शुरू किया, और आज की तारीख में उनके लगभग 5 दर्जन इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज देवीपाटन मंडल में हैं, तो वहां का इतना बड़ा नेटवर्क है छात्रों का, वहां के शिक्षकों का, वहां के शिक्षणेतर कर्मचारियों का। तो जब भी कोई चुनाव आता है तो ये सारा उनका जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से एकजुट होकर के, लग करके, गांव गांव पे, एक एक बूथ पर जाकर के, एक एक व्यक्ति तक उनके लोग पहुंच करके और वो चुनाव को उनके पक्ष में बनाने का काम करते हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि 1991 से लेकर के उनके कॉलेज के जितने भी बच्चे पढ़ करके निकले हैं किसी भी कॉलेज में, आज की तारीख में उनके यहाँ एक बाकायदा रजिस्टर मेंटेन है कि प्रति वर्ष इस डिग्री कॉलेज से हर साल इतने बच्चे हमारे अब पढ़ करके पास आउट हुए हैं और वो चले गए हैं, और अगर वो संबंधित संसदीय क्षेत्र के अगर निवासी हैं तो आज भी उनसे संपर्क किया जाता है, उनसे सहयोग मांगा जाता है, उनसे उनके पक्ष में मतदान की अपील की जाती है। और इस प्रकार से उनका जो बूथ प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, उसके बदौलत वो एक अजेय सा साबित हो रहे हैं। जी मैं हेमंत जी के पास जाता हूं। हेमंत जी, आपने तो इतना लंबा समय उत्तर प्रदेश की लगभग हर एक सीट को समझा है, देखा है, ऐसी क्या मजबूरी है? समाजवादी पार्टी पर यह सवाल उठाती नहीं है, बीजेपी कांग्रेस ये सवाल नहीं उठाती है कि आप अमेठी पे हमको बार बार तल रहे हो और आपके पास एक सीट है ऐसी कि आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हो कि इतने बड़ा अगर आरोप है, आपको लग रहा है कि आपके उनको चार्ज फ्रेम होने वाले हैं, आप तो तमाम चीज़ों के लिए जाने जाते हो कि साहब हम तो बिल्कुल करप्शन मुक्त और यहाँ कोई लीडर अपरिहार्य नहीं है। आपने बहुत सारे टिकट बदलने की कोशिश की, हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये क्या लगता है? क्योंकि लखनऊ से बैठकर जो अलग जो वहां दिखता है, क्योंकि 100 किलोमीटर का एरिया है जिसको ताकत माना जाता है बृजभूषण शरण सिंह की, लेकिन क्या ये वाकई ताकत पार्टी से बड़ी हो रही है? पार्टी तो ये भी कह रही है कि हम आपकी पत्नी को टिकट दे सकते हैं, आपके किसी परिवार के जन को टिकट दे सकते हैं, लेकिन आप मत लड़िए। ऐसी जिद क्या है उनकी? देखिए धीरेन, वास्तव में बृजभूषण शरण सिंह ने भाजपा के टॉप लीडरशिप को बहुत दुविधाओं और आफत था, बहुत ऑथेंटिक खबर है आफत था, और कायदे की बात थी कि इनको मान लेना चाहिए था। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की जब आप व्यक्तित्व और कृतित्व पे जाएंगे, इसके बारे में भी जानते किशन जी वगैरह बता रहे हैं, तो बृजभूषण कोई रॉबिन हुड नहीं है गोंडा, और बृजभूषण इतने शक्तिशाली भी नहीं है, बिना उनके गोंडा में काम न चले। 2009 में समाजवादी पार्टी से लड़ चुके और अभी 2022 के इलेक्शन में उनके बेटे गोंडा सदर सीट से बमुश्किल तमाम 4-4.25 हजार वोट से चुनाव जीते। ऐसा नहीं, और जिसको हराना चाहते थे वो 40,000 उससे ज्यादा वोट से। ये स्थिति नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण को लेकर के मतलब ऐसी वार्ड है जैसे उसके गले में एक ऐसी हड्डी फंस गई है, न निगल सकती है न उगल सकती। आपने अपने इंट्रोडक्टरी उसमें पता है इस चीज को, सही है, 100% सही है।
कि अब तक अगर उनका टिकट अनाउंस हो गया होता तो वेस्टर्न यूपी में और खास तौर से उसके बाद राजस्थान के शुरुआती चरण में और हरियाणा के चुनाव में इसका बड़ा नुकसान हुआ होता यही एक इलाका था जहां महिला पहलवानों के पक्ष में इसके खिलाफ मोर्चा खोला गया था। और एक सामान्य शो ही है, क्योंकि ये महिला की अस्मिता की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े स्तर पे करती है, उसके लिए भी दिक्कत है। और आपने जो कांग्रेस या सपा की बात कही, कांग्रेस और सपा तो देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी देख रही है, अगर इनका मामला नहीं बना तो इनको लपक लेंगे, कैंडिडेट बना देंगे। कैंडिडेट तो बसपा के भी हो सकते हैं, उनका अपना एक नेटवर्क है। अब द्विवेदी जी ने सही बताया नेटवर्क क्या है। नेटवर्क उनके अपने कॉलेजेस से जुड़े हजारों की संख्या में लोग हैं जो पूरा चुनाव वही लड़ाते, सबका इलेक्शन में खबा दिया जाता है, वही सारा प्रबंधन करते हैं। एक नेटवर्क है। और जहां तक भाजपा की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नहीं कि वहां कैंडिडेट नहीं। अगर आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, उन्होंने कागज तैयार कर लिए, पांडे नहीं तैयार करवाइए, कागज तो कल 2 घंटे में अजय सिंह भी तैयार कर सकते हैं, जिनको उनके विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। ऐसा थोड़ी कि एक तरफा छोड़। तो भारतीय जनता पार्टी को एक ब्रिजभूषण के नाते बड़े बल्क के नुकसान की एक आशंका नंबर 1। नंबर 2, जो निगलते ये नहीं बन रहा है कि अगर ब्रिजभूषण का टिकट भाजपा काटती है तो दिक्कत सबसे बड़ी होगी कि शक्तियों की पहले दूसरे चरण में जो नाराजगी देखी गई असल में थी, वह नाराजगी जो अभी सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी में नहीं है, वो उधर फैल सकती है। ये बड़ा डर है, गंभीर डर है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने इधर खाई तो उधर क्या कहते हैं, इधर नाला उधर खाई, दोनों तरफ परेशानी। और इसीलिए टिकट इतना लंबा होल्ड पे है। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि समाजवादी पार्टी है कि हम इनको ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर। कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही है कि कांग्रेस की लंबी योजना है। कांग्रेस अगर सोचती है कि अगर ये इनको टिकट दिया जाता है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उनकी टॉप लीडरशिप इसको महिला अस्मिता से जोड़ करके, क्योंकि इनका जो मामला चल रहा है उसके लीगल एस्पेक्ट्स को आपने अच्छा क्लियर किया है, तो ऐसी परिस्थिति में ये पैन इंडिया इस इशू को ले जाएगी। उसका कोई नफा नुकसान नहीं, लेकिन उसको एक इशू मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर रही है। हाँ, एक बात जान लीजिएगा, यह सब तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की पर्सनालिटी का है। मैं भी उनको, मेरे ख्याल में जानकी शरण जी को याद होगा कि जब वो साकेत महाविद्यालय की छात्र अभियत करते थे, मैं उस समय से उनको जानता हूँ। कुछ खूबियां हैं, खूबियां नहीं होती तो कोई लगातार इतने समय तक, इतने साल तक लगातार नहीं जीते। खूबियां भी है, पब्लिक से जुड़ाव भी है। और सबसे बड़ी बात, जो गोंडा की अंदरूनी राजनीति की एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बताऊं आपको। कहा जाता है कि पिछले 7 वर्षों से सत्ता शासन शीर्ष से अपने खराब रिश्ते के बावजूद जिस ब्रिजभूषण सिंह ने वहां अपना औरा बना रखा है। क्योंकि देवी पाटन में एक ऐसा मंडल है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के बाद ज्यादा शक्ति रहते हैं। वहां भी एक बड़ा मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर, उनकी सक्रियता रहती है। वहां की पॉलिटिक्स में भी उनकी सक्रियता रही है और ज्यादा दिलचस्पी रही वर्षों तक। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि योगी जी से भी उनकी कोई पटरी पॉलिटिकल प्रत्यक्ष रूप से खाती नहीं, मतलब अंदरूनी तौर पे नहीं पटरी खाती। अब बाकी हो सकता है ना दुआ सलाम होता रहे, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि मुख्यमंत्री जी गए हों गोंडा और उसके कार्यक्रम में ब्रिजभूषण सिंह कई बार ऐसा हुआ कि दिखे न हो। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर थोड़ा काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने खाली एक सीट का सवाल है। इधर भी नुकसान कई सीटों का हो सकता है अगर दिया तो, अगर नहीं दिया तो इधर ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी की कई सीटों पर क्षत्रियों का नाराजगी, क्षत्रियों की नाराजगी उसको झेलनी पड़ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेशन कर रही है, आकलन लंबे समय तक चल रहा है। ये ऑप्शन भी दिया गया है जो था कि अपनी पत्नी को लड़ा दीजिए चुनाव, अपने बेटे को भी लड़ा सकते हो आप, एमएलए है, बाई इलेक्शन में हो जाएगा। कई ऑप्शन थे और एक बड़ा वर्ग है जो उनके टिकट का विरोध भी कर रहा है। उसमें कई विधायक हैं गोंडा के, तो जिसमें कन्नौज के विधायक हैं, प्रेम नारायण पांडे को जिक्र किया, और एक और वर्ग है जो उनका विरोध करता है।
इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊहापोह में है। एक सीट के विषय को लेकर के वो या तो इधर बड़ा नुकसान इधर खाए और एक सीट पे अगर टिकट काटे तो उधर नुकसान खा जाए। तो नुकसान कितना ज्यादा होगा इसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन अब आकलन के लिए वक्त बचा नहीं है। मेरे ख्याल में कल आखिरी दिन इनको टिकट को क्लियर करना पड़ेगा, चाहे ब्रजभूषण सिंह समझा। और ब्रजभूषण सिंह जान रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसलिए वो भी एकदम पूरे दबंगई से पूरे क्षेत्र में टहल रहे हैं। जैसे कैंपेन होता है, इलेक्शन कैंपेन होता है, पूरा उस तरीके से कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और एक आश्चर्यजनक बात बता दूं, अभी 4-5 दिन पहले मैं 2 तस्वीरें देख रहा था जिसमें बहुत से मुस्लिम वर्ग के लोग थे, उनके बीच में भी वो लोग उनका सम्मान कर रहे थे। तो इसको भी एक दृष्टि से इसके भी इशारे समझे जा सकते हैं। जी अंबिकेश्वर, अगर वो ऐसा मतलब वो बहुत दबंग छवि के हैं, सब चीजें हैं, लेकिन पार्टी तो उनके परिवार के लोगों को कह रही है कि आप उनको लड़ा सकते हैं। आप जब उनसे बात करते हैं तो वो इस ऑप्शन पर क्या बोलते हैं? उनको क्या लगता है कि नहीं, मैं परिवार का नहीं लड़ेगा, मैं ही लड़ूंगा? ऐसा जिद क्यों है? क्योंकि केतकी रह चुकी हैं, उनका बेटा विधायक है, ऐसा क्या है? देखिए, जब अभी बात हुई थी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से, उन्होंने हम लोगों से स्पेशल तौर पे बात की थी और उन्होंने बताया था कि जो है पार्टी की तरफ से अभी तक हमें कोई ऐसा भी इशारा किसी बड़े नेता की तरफ से नहीं मिला है कि जो है हमारे बेटे को या हमारी पत्नी को चुनाव में लड़ाया जाए। वो खुद ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि हम ऐसा किसी ने नहीं कहा है और हम खुद लड़ेंगे, क्योंकि मेरी गलती क्या है, मेरा टिकट क्यों कटेगा, मैंने कौन सा ऐसा पार्टी के गाइडलाइन से अलग काम किया है, साइडलाइन मतलब क्या ऐसा किया जो मेरा टिकट काटेगी पार्टी? आखिर और लोगों को भी तो टिकट मिला है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा द्विवेदी जी ने कहा कि 91 से जो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विद्यालय खोले हैं, जिनमें कई डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज हैं, उसमें कई पूर्व छात्र हैं, पूरी समरी बनती है, पूरा एक नेटवर्क है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का, चाहे वो गोंडा हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे बहराइच हो और चाहे वो श्रावस्ती हो। कई छात्र जो 91 से पढ़ते चले गए, उनका पूरा सिलसिला जो तैयार होता है, फिर उनसे प्रतिवर्ष संपर्क होता है, जिस तरह से प्रतिवर्ष आयोजन होते हैं प्रतियोगिताओं के नाम पर, उसमें कई तरह के पुरस्कार, वो भी एक तरह से वो पूरा जो नेटवर्क है वो उनके लिए काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण सभी पार्टियां सोच रही हैं, वो पूरा एक वोट बैंक है उनका। जी, और 1979 में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव, साकेत विश्वविद्यालय जो है वहाँ, साकेत विद्यालय जो अयोध्या में है, वहाँ से शुरू किया था। उसके बाद वो गन्ना समिति के डायरेक्टर के तौर पर लड़े। एमएलसी का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था 88 में, शायद जहाँ तक मुझे याद आता है 14 वोटों से वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद फिर उनके पास जब गोंडा में रथ यात्रा निकली, वो जो आडवाणी साहब की रथ यात्रा थी, उसके गोंडा प्रभारी वही हुआ करते थे, यानी रिश्ता तो उनका बहुत पुराना है। लेकिन जानकी जी, आपकी बात मैंने सुनी कि उनके पास उन्होंने एक साक्षर गोंडा, साक्षर वो तमाम चीजें की, लेकिन ये सब तो उनका अपना वैभव भी बढ़ाता है। उनके पास जेट हैं, लोग कहते हैं प्राइवेट, उनके पास हेलीकॉप्टर हैं, बल्कि वो पहला ही मुझे लगता है ऐसे सांसद होंगे जिनके जो है हेलीकॉप्टर में उनके मतदाता घूमते हैं, ऐसा मैंने लोग जो बताते हैं। तो मतलब आपको ऐसा उनके अंदर अलग क्या है, क्यों अलग अलग सीट से जीत सकता है ये शख्स? जब हम लोग बात करते हैं कैसरगंज की या तमाम की, 14% ब्राह्मण वोट है, क्षत्रिय तो वहां आधे ही हैं उनके, इसके बावजूद वहां से वो इनविंसिबल हैं 91 से 91 से, अलग अलग सीट पर भले ही है। लेकिन आप ये उनके अंदर ये क्या मतलब क्या वजूहत आपको लगती है? क्योंकि ये तो मैं मानता हूं प्राइवेट कॉलेज खोले हैं, अपने कॉलेज हैं, कोई भी मतलब बिजनेसमैन कर सकता है कि भाई साहब मैं मेरे कॉलेज खोल रहा हूं, पैसा मेरे पे आएगा, लेकिन मैं साक्षर कर दूंगा शहर को। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक लाइन होगी। एक तो ये जरूरी है कि ग्राउंड से, ऐसे बहुत कम नेता होंगे इस समय 2024 में भी जिन्होंने छात्र संघ से चुनाव जीत के, गन्ना समिति जैसे और तमाम चुनावों में जीत हासिल करने का एक फक्र लिया हो। तो ऐसे कम होते हैं, लेकिन कोई कैरेक्टर तो होगा। जब उन पे टाड़ा का आरोप लगा, और आरोप भी कोई हल्का फुल्का नहीं था भाई, दाऊद इब्राहिम जो इस देश के सबसे बड़े आतंकियों में से एक है, मैं डॉन नहीं कह रहा हूं, मैं अपराधी नहीं कह रहा हूं, मैं आतंकी बता रहा हूं। 1993 के ब्लास्ट का कोई आज तक सबसे बड़ा ब्लास्ट है, अगर हम लोग आज भी देखें मरने वालों की संख्या के तौर पर 2007 का
जो ट्रेन ब्लास्ट हुए थे सीरियल, उनके अलावा, या फिर आप जो 2008 का अटैक है ताज पैलेस पे, तो ये तमाम चीजों के बावजूद उनके साथ जनता रही कैसे? क्योंकि ये तो बड़ी बात है कि आप पे टाटा के चार्ज लगे हों, आप सबूतों के अभाव में बरी हुए हैं, फिर उसके बाद आप पे बाबरी मस्जिद विध्वंस का भी लगा, उसके बाद अब जो लगा है ये तो और गंभीरता की तरफ है, जब आप उस समय हो आपके पास देश के लिए एक पूरी दुनिया के पटल पर छा जाने वाला है और पूरी दुनिया से इस बात पर आरोप पर आया है। तो आपको मतलब वो क्या कड़ी है जो उनके लोगों को इन सब आरोपों पर भी उनके साथ खड़ा करती है? देखिए, गोंडा जनपद का जो सिनेरियो कह लीजिए कुछ इस प्रकार से रहा है। यहाँ की इन 2 संसदीय सीटों पे क्षत्रिय मतदाताओं की भागीदारी अपेक्षा कम होने के बावजूद यहाँ से हमेशा जो जनप्रतिनिधि माने सांसद जो निर्वाचित होते रहे हैं वो क्षत्रिय परिवार से ही चुन करके जाते रहे हैं, और वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, बस 2-3 परिवार ही हैं। अगर हम बात करें तो 1971 से अगर हम चर्चा करें तो 4 बार वर्तमान सांसद जो गोंडा के हैं कीर्तिवर्धन सिंह जी, उनके पिता राजा आनंद सिंह 4 बार सांसद रहे हैं। 4 बार कीर्तिवर्धन सिंह खुद सांसद हो चुके, तो 8 बार तो गोंडा सीट का प्रतिनिधित्व केवल पिता पुत्र ने किया है। 1977 का जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी से सत्यदेव सिंह जी चुने गए, वो भी माने क्षत्रिय ही हैं। इसके बाद में फिर दूसरा जब घराना पलटा तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी चुने जाते रहे। उनके जेल जाने के बाद में उनकी पत्नी केतकी सिंह चुनी जाती रही। तो कुल मिलाकर के यहाँ का जो परिदृश्य है, निश्चित रूप से गोंडा में ब्राह्मण मतदाताओं की बहुलता है, लेकिन राजनीति में शुरुआत से ही, आजादी के बाद से ही कुछ दिनों तक तो बाहर से लेकर के हमारे देवीपाटन मंडल की सीटों पर आकर के लोग चुने गए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त गोंडा बलरामपुर एक जनपद था, पहली बार चुन करके गोंडा जनपद ने उनको लोकसभा भेजा, बाद में प्रधानमंत्री हुए। के नैयर, शकुंतला नैयर, ये लोग भी सब यहाँ से बाहर के लोग आकर के शुरुआत में चुने जाते रहे, लेकिन 1971 के बाद से बस ये 2 परिवार ही राजनीति में प्रभावी रहा, चाहे वो गोंडा सीट रही हो, कैसरगंज माने जो भी है, गोंडा जनपद की ये स्थिति रही है। तो निश्चित रूप से जो समीकरण जो बन रहे हैं या इनका जो प्रभाव है, अभी जैसे हेमंत जी ने जो जिक्र किया कि पिछले दिनों अभी हम देख रहे थे जो कि मुसलमानों के बीच में जा करके, निश्चित रूप से इसके पूर्व वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी का जादुई तिलिस्म ही या जादुई चमत्कार ही इसको कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति आडवाणी के रथ का नेतृत्व जिसने किया हो, जो व्यक्ति अयोध्या में जो विवादित ढांचा था जिसको मुसलमान बाबरी मस्जिद कहते थे, उसके ध्वंस का आरोपी रहा हो, और वो व्यक्ति भी जब अल्पसंख्यक लोगों के बीच में या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मुसलमानों के बीच में जाता है और उनके बीच भी वो फूल मालाओं से लाद दिया जाता है, उसके लोग पहुंचने पे हाथ चूमते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, तो कुछ न कुछ तो ऐसी बात होगी कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो वो धुर बिल्कुल हिंदूवादी नीति की बात करते हैं और उस पर जो है आगे बढ़ते हैं, और दूसरी तरफ जाते हैं तो उनको भी वहीं पे स्वागत होता है। ये जो समीकरण जो बन रहे हैं, जैसे कि हमको बीजेपी से बाय द वे अगर टिकट नहीं मिलता है और हो सकता है कि हमको अगर दूसरे पार्टी से, खास करके समाजवादी पार्टी की तरफ अगर जाना पड़े, उधर से हमको अगर देखना पड़े, ये स्थिति अगर बनती है तो उन परिस्थितियों के मद्देनजर वो पूरी तरह से मुसलमान मतदाताओं को भी साधने में जुटे हुए हैं, और पिछले दिनों से जब भी वो क्षेत्र में जाते हैं
तो जो समान रूप से न केवल हिंदू मतदाता बल्कि मुसलमान मतदाताओं के बीच भी जाकर के उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनके बीच में माला पहनते हैं और छोटे बच्चे जो होते हैं, अभी पिछले दिनों ईद का कार्यक्रम था, उस दौरान कई जगह ईद मिलन के बाद में वो गए और तमाम मुसलमान बच्चों को हमने देखा कि वो गोदी में लेकर के और टोपी पहने बच्चों को जो है वो फोटो खिंचवा रहे हैं। माने कुल मिलाकर के वो ये संदेश देने की उनकी ये कोशिश लगातार जारी है। और इतना ही नहीं, संदेश वो बहुत साफ साफ देते हैं। वो अपने भाषणों में जा करके कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है, जो आज की तारीख में मुसलमान हैं वो सब कन्वर्टेड हिंदू रहे हैं, वो उनके पुरखे जो हैं वो हिंदू रहे हैं, वो किन्हीं कारणों से वो मुसलमान हो गए, लेकिन उनको मैं इस वजह से अलग नहीं कर सकता कि वो किन्हीं कारणों से मुसलमान हो गए, वो भी सब हमारे परिवार के लोग हैं। तो जब वो इस प्रकार से बातें करते हैं तो फिर उनके बीच में निश्चित रूप से घुलना मिलना और थोड़ा सा मिक्सअप होना स्वाभाविक हो जाता है। जहां तक टिकट के कसमकस की बात है कि किन परिस्थितियों में ये जो विलंब हो रहा है, हेमंत तिवारी जी ने अभी जो कहा बड़े भाई ने, निश्चित रूप से मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन हरियाणा का कोई बहुत बड़ा इशू इसलिए नहीं है कि वहां का इशू सॉल्व करने के चक्कर में तो बहुत विलंब हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव है वो हरियाणा में 6वें चरण में चुनाव होना है, जबकि गोंडा और कैसरगंज सीट पे 5वें चरण में चुनाव होना है। तो हरियाणा में चुनाव तो यहाँ के बाद में होना है, तो वहां तो अब नामांकन इस समय वहां भी चल रहा है, लेकिन वहां की और इस स्थिति में तो उसका तो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में तो पूरे राजस्थान की सभी सीटों पर केवल पहले और दूसरे चरण में चुनाव होना था और दोनों चरण के मतदान संपन्न हो चुके, तो अब वहां जो होना था वो भी हो गया। तो अगर उस समीकरण को साधने के उद्देश्य से अगर इनका टिकट रोका जाता तो अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात अवश्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पसोपेश अवश्य है कि अगर गोंडा या आज का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बृजभूषण शरण सिंह एक बहुत बड़ा नाम है क्षत्रिय नेता के रूप में, और बृजभूषण शरण सिंह का टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी काटती है तो उसको पश्चिम में जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन जैसे जैसे पूरब की तरफ चुनाव बढ़ते जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पार्टी इसी बात की एनालिसिस करने में लगी हुई है कि इनको टिकट काटने से कितना नुकसान होता है या टिकट देने से कितना फायदा हो सकता है। इन्हीं समीकरणों पे पूरी तरह से विचार विमर्श करने के उपरांत ही, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो प्रत्येक दशा में अब अगले 24 घंटे तक हर हाल में पार्टी को कुछ न कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा। जी मैं हेमंत जी के पास जाता हूँ। हेमंत जी, मतलब पार्टी वैसे तो सिद्धांतों पर है कि हम लोग सिद्धांतों पर हैं, वरना यही सीट जिस पर कैसरगंज पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी उस बात को मैं आंकड़ों से भी बिल्कुल आपने जो सही कहा वो आंकड़े उस तरफ भी जाते हैं, क्योंकि जो पहला चुनाव था 1951-52 का चुनाव था, जिसको बहुत बड़े फेज़ों में, मतलब लोग फेज़ की बात करते हैं चूंकि इतना ज़्यादा डिसिमिलिटी थी, पहला चुनाव था, सुकुमार सेन साहब ने जो एक इनविंसिबल वर्क किया था, उसी चुनाव में जो के नायर की पत्नी सुशीला नायर वो बाकायदा जीती। यानी ये उन बहुत चंद सीटों में से है जिन पर कांग्रेस ने पहले चुनाव में जीत हासिल नहीं की थी, और भारतीय जनसंघ की तरफ से भारतीय जनसंघ को महज 3 सीटें मिली थी उस पूरे जो चुनाव में, महज 3 सीटें, और उनमें से एक सीट कैसरगंज की सीट थी। तो जिसको कह सकते हैं कि वहां, और उसके बाद कांग्रेस दूसरे चुनाव में जीतती है और उसके बाद 84-80 में जीतती है, यानी कुल मिला के महज 3 बार जीती है वहां से कांग्रेस। तो वहां जड़ें गहरी हैं पहले से उस राजनीति की जो अल्टरनेटिव कांग्रेस के अगेंस्ट रही है, और खासतौर से हिंदू राजनीति की अगर हम बात करें, क्योंकि सुशीला नायर उसके बाद 2 बार और जीती हैं। तो ये जो उसके बावजूद बीजेपी अपने आप पर यकीन क्यों नहीं कर पा रही है
कि ठीक है, अगर आप अपने परिवार को भी नहीं मान रहे हैं तो हम आगे की तरफ चल दें। ये बात सही है कि पश्चिम की नाराजगी थी, लेकिन जाटों की वहां हरियाणा में चूंकि बीजेपी जहां वहां जो बीजेपी का समीकरण है वो बहुत ज्यादा जाटों के साथ चलकर नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जरूर इस बार के गठबंधन में था। तो ये जो समीकरण है क्या सिर्फ क्षत्रिय नेता होने की वजह से है, या वाकई एक ऐसे लीडर के तौर पर हम उनको देखें कि भले ही कितने आरोप उन पे चस्पा हो जाएं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक अनिवार्यता इस तरह स्थापित की है कि वो अयोध्या, श्रावस्ती, बाराबंकी और इन तमाम गोंडा, बहराइच, इन तमाम जगह पर अपने आप को भले ही कुछ ही हजार वोट हो, लेकिन वो उनकी हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी इतने बड़े आरोपों को, क्योंकि उन पर चार्ज फ्रेम होना है 7 मई को, तो मतलब तारीख है वो तो अदालत के ऊपर है, क्योंकि उनके पास चार्जशीट फाइल कर चुकी है। तो ऐसे में आपको मतलब मुझे इस पर थोड़ा सा वो आश्चर्य होता है कि क्या सिर्फ आपको लगता है कि राजपूत वोटों का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पूरे देश में दिख रहा है, गुजरात में उसका जो असर है वो हम सब ने देखा। तो आपको फिर उसको देखते हुए क्या लगता है कि ये जो इनको अगर वो सीट पे टिकट ना दे तो सिर्फ यही सीट है, क्योंकि ऐसे बहुत सांसद मुझे लगता है आपको भी याद नहीं होंगे कि जो 3 अलग अलग सीटों से जीते हैं, और खासतौर से जो पारिवारिक सीट ना हो, जैसे आप ये भी कह सकते हैं भाई मैनपुरी से अखिलेश जीते हैं, फिर आजमगढ़ से जीते हैं, तो लेकिन वो जाति आधारित सीट है जहां उनका बहुत जबरदस्त वोट है, माई समीकरण है। लेकिन ये तो राजपूत बाहुल्य सीट नहीं है। हाँ, सही कहा आपने, राजपूत बाहुल्य सीट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली ब्रजभूषण शरण सिंह ही कुछ सीट भारतीय जनता पार्टी को पता है। भारतीय जनता पार्टी एक पर्टिकुलर एक सीट की वजह से परेशान नहीं है, खाली एक सीट की वजह से पशुपेश में नहीं है। उस सीट पर इनके आने या उस सीट पर इनको टिकट न देने के जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो कितना उसकी मात्रा कितनी होगी, ये उसका आकलन अभी तक भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी आपने एक बहुत जरूरी सवाल किया था, बहुत बड़ा पॉइंट था कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पर क्यों नहीं टिप्पणी कर रही है। उसको समझिए भाई, कांग्रेस तो तुरंत कहती है जिसको पास टिकट दर है, ये तो महिला पहलवानों का शोषक है, ये है वो है, और इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। उन्होंने महिला पहलवानों को समर्थन दिया जाकर के, लेकिन वो चुप है, नहीं बोल रही। बोल इसलिए नहीं रही है कि चाहे अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव कांग्रेस का अलायंस है, अखिलेश यादव भी देख रहे हैं कि मान लीजिए अभी उन्होंने अटैक कर दिया होता कि इसको टिकट दे रहे हैं, ये कर रहे, अब कल को इनके हाथ लड़ जाते तब क्या मुंह दिखाते। उस प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरे मैं फिर कह रहा हूं, जानकी शरण जी और अपने अम्बिकेश्वर जी तो वहां रहते हैं, मैं तो कभी कभी जाता हूं, लेकिन खबर पूरी रखता हूं। विधानसभा के चुनाव में इतने कम वोट से क्यों हारा ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा? वो तो उनका अपना शहर है, वही स्कूल कॉलेज वही से इतनी बार सांसद, और ऐसी जीत हुई थी जिस पर सवाल उठे, और उस जीत की वजह से इनको ध्यान होगा कि हमारे भी बड़े प्रिय इनके भी होते थे मार्कंडे शाही, उनका क्या हासिल हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ वहां पर। ये विषय नहीं है, विषय यही है जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि इस बात की चर्चा है, कई और कारण होते जा रहे हैं। जैसे जौनपुर, मान लीजिए इसको आप जौनपुर से जोड़ो, जौनपुर में अब क्षत्रिय पहले से नाराज चल रहा, थोड़ी सी नाराजगी है। जौनपुर जिले में अब धनंजय सिंह उनकी पत्नी वहां कैंडिडेट हो गई थी, तो वहां अधिकतम संख्या में क्षत्रिय सोच रहा है कि धनंजय सिंह साथ दिया जाए। आप इसको समझिएगा। और जहां तक क्षत्रियों की वोटिंग पैटर्न की बात है, 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन याद करिए, सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से मेनका गांधी बड़ी पर्सनालिटी है पॉलिटिक्स की, तो चुनाव लड़ रही थी, उनके खिलाफ सोनू सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो अलायंस के कैंडिडेट थे, और आखिरी चरण में फैसला हुआ 14-15 हजार से मुश्किल तमाम मेनका गांधी चुनाव जीत। तो भाजपा को पता है कि क्षत्रिय वर्ग हट जाता है या मुकम्मल हमारे साथ नहीं रहता है, इसलिए ऐसा कोई उपाय ना हो। अब अपोजिशन इसको तुरंत नीचे से खुल के नहीं, नीचे से हवा दे देगा, ये तो क्षत्रियों को घोर विरोधी है, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आजकल
इस चुनाव की सबसे बुराई इस चुनाव के बारे में बता दूं धीरेन्द्र जी, इस चुनाव में कई ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी ऐसे ही कानो कान, जो बहुत नकारात्मक हो रही है, जिसका नुकसान सभी पार्टियों को हो रहा है। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी इससे बचेगी। आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 और 19 जैसा चुनाव है नहीं, ये अपेक्षाकृत कठिन चुनाव है। यूपी में भी बड़ी लड़ाई है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो कोई ऐसा रिस्क मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। और कोई ऐसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आपने इंडिविजुअल पर्सनालिटीज की सारी दाल देखी, आखिर मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी को टिकट क्यों नहीं दिया? तो लगातार चुनाव जीत रहे, भाजपा नेतृत्व के पता था कि पीलीभीत से चुनाव फिर जीत जाए। बस ये थोड़ा दूसरे दृष्टि से देखते हैं, जिसमें थोड़ा सा कॉलर खड़े करके बात किया, तो उसके साथ इनका हिसाब आपने देखा होगा 10 साल की जो नई मिजाज की भाजपा कैसे हिसाब किताब करती रही है, ये भी प्रश्न है। लेकिन गोंडा वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत फंसी हुई कड़ी बन गया है, गले की ऐसी हड्डी बन गया है जिसको न अभी तक निगल पाए हैं, न उगल पाए हैं, लेकिन कल तक तो इनको कुछ न कुछ करना ही है, करना ही। अच्छा हेमंत जी, मेरा एक सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आपने इतना लंबा दशकों तक का और लगभग 80 की 80 सीटों का अनुभव, बल्कि 85 का ही है, भले ही राज्य दूसरा बन गया हो, आप तो उस वक्त सब तरफ घूमते थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद, हालांकि वो साबित नहीं हुए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार किसी भी उसको, जो भी कानून की प्रक्रिया है हम उसी को मानते हैं, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, हमको जो कानून के मुताबिक सही है उसी पर हम लोग स्टिक करते हैं। लेकिन फिर भी जनता का जो अलग होना, ऐसे समय में जब 96 में आप जेल में भी रह के गए हैं, उस समय में जब ये केस आया था तो जेल में भी रहे, आपने जेल में रहने के बाद वापस आने के बाद जब आपका टिकट कटा, आपकी पत्नी को बीजेपी ने ही टिकट दिया और 80,000 से जिता दिया। तो मतलब वो मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे माफियाओं को या बाहुबलियों को पिछले कुछ समय से जनता ने नकारा है। ऐसा नहीं है कि जनता ने उनको बहुत ताकत दी हो, ये लंबे समय से, मतलब मुझे लगता है कि 2017 के बाद या उससे पहले भी हम समझते हैं, क्योंकि अगर 12 का वो देखें दौर, जब अखिलेश ने भी कुछ उनके साथ समझौता करने से इनकार कर दिया था, चाहे 2017 हो, तो ऐसे में क्या वो आपको लगता है, क्योंकि आपका अनुभव शायद दर्शकों को ज्यादा समझाने में कामयाब होगा, कि आरोपों के बावजूद भी अगर आदमी ऐसा, वो तो फैसले तो बाद में आए ना कोर्ट के, आरोप तो आप पे चलते रहे, तो भी आप अपने वोटर्स को कैसे वो करते रहे, अपने साथ अलाइन रखा, कैसे? देखिए धीरेन्द्र जी, आपको तो इस विषय की मास्टर रिपोर्टिंग करते हैं, मैं तो इतने साल से जानता हूं, आपराधिक अन्वेषण का बहुत अच्छा आपको ज्ञान है और वासियात का। मैं एक बात आपको बताऊं, सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी चुनाव क्यों जीत जाते हैं? अतीक अहमद अपने क्षेत्र में चैंपियन की तरह कैसे रहे? राजा भैया क्या करते? ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी वह बात लागू, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने आप को थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया, अपने एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा अलग तरीके से, मतलब डेवलपमेंटल तरीके से उसको तैयार किया। एक बात कॉमन है इन सब में कि इनकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो रॉबिन हुड जैसी। ये धीरेन्द्र जी अपने समर्थकों के घर से घाट तक मौजूद रहते हैं। घर से घाट वाला शब्द बहुत साल पहले मैंने इजाद तो नहीं किया, तो मेरे मुंह से पहली बार निकला और बड़े तजुर्बे के बाद मैंने बात बोली थी, और आज भी कह रहा हूं कि किसी के यहां मौत हो गई, खुद नहीं जा पाए तो उनका कोई आदमी जरूर जाएगा वहां, उनको संवेदना प्रकट करना। इससे क्या शादी है, 10,000-5,000 रुपए जाके जरूर देते। ये सब पढ़ते थे, खाली इनका भाई नहीं, इनके खिलाफ 50-50, 70-70 मुकदमे हैं, इनके खिलाफ बड़े बड़े असलहे पकड़े गए। ये विषय गौर हो गया, ये कॉमन आदमी। और यही नहीं, मैं बताऊंगा, अगर कोई एक्सियन नहर में पानी नहीं दे रहा है गोंडा के किसी गांव में, तो कोई आम सांसद या विधायक जिस तरीके से कहेगा, उसके कहने में
और ब्रजभूषण शरण सिंह के कहने में बड़ा फर्क है। वहां पानी जाने लगेगा, टेल तक पानी जाएगा। ऐसे ही घोषी और लोगों में हुआ करता था, ऐसे ही प्रयागराज में हुआ करता था, और ऐसे ही कुंडा में होता है। वहां पब्लिक को दिक्कत नहीं होती, इतनी बात तो है। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये रही है, और इनके नाम की ख्यात या कुख्यात इस प्रकार की रही है कि जिन अफसरों से जनता का सीधे सरोकार होता है, बीएसए हुए, डीआईओस हुए, एसपी हुए, डीएम हुए, या और विभागों के सीएमओ हुए, इन्हीं काम होता है। रेवेन्यू में हुए, तहसीलदार हुए, एसडीएम हुए। तो साहब ऐसा है कि किसी गांव की समस्या है और दौड़ दौड़ के सांसद जी के यहाँ, तो सांसद जी चिट्ठी लिखते रहेंगे, लेकिन इन लोग, इस प्रकार के लोगों का एक फोन जाएगा तो वही अफसर तुरंत टॉप प्रायोरिटी को काम करेगा। ये बुनियादी फर्क होता है। जो सामान्य जनसेवक, जनप्रतिनिधि होते हैं निर्वाचित, उनमें और इस तरह के लोग जिनको बाहुबली, धनबली कहा जाता, और इसके नहीं, इसकी एक से उदाहरण रहे। जहां चाहिए वहां देखिए, कई बार तो लोगों के खिलाफ मुकदमे इसी विषय दर्ज किए गए। तो इनके काम करने का तरीका होता है, लेकिन मैं विश्वदशा ब्रजभूषण शरण को एकदम उस तरीके का नहीं देखता हूं। पर जो इनका बैकग्राउंड है, जो इनका अतीत है, छात्र जीवन से लेकर के उसके बाद सक्रिय राजनीति में सांसद लगातार रहते हुए, उन सबको देखते हुए ये बात तो लागू होती है। आप पूछ लीजिए, यहाँ जानकी शरण जी हैं, अम्बिकेश्वर हैं, कोई विधायक जो बात कहेगा और भूषण कह देंगे तो आप देख, हालांकि अब इस वक्त संभवतः जो हमको जानकारी है, इस वक्त ये बात नहीं चल रही है। इस वक्त शायद सत्ता शीर्ष से उत्तर प्रदेश में उनकी पटरी नहीं खाती, लेकिन अतीत में तो ऐसा ही होता रहा है ना जी। तो मैं अंबिकेश्वर के पास जाऊंगा। अंबिकेश्वर, एक बात बताओ, ये बात में कितना तुमने भी हेलीकॉप्टर में घूमे हो क्या उनके साथ? भाई हेलीकॉप्टर में सुना है कि मतदाता भी घूमते हैं, तुम घूमे हो कि नहीं? दर्शकों को तो जरा बताओ यार। नहीं देवेंद्र जी, बात तो बिल्कुल सही है। हेमंत जी ने जो कहा अभी कि जो है, जो शीर्ष से पटरी खाने वाली बात, वो यहाँ पर जो चाय पीते हुए लोग नुक्कड़ पर या फिर कार्यालयों में, अब ये बातें आम होने लगी हैं कि लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का प्रदेश में, उससे उनका पटरी नहीं खाता, और जिसके कारण उनका टिकट अभी रुका हुआ है, और शायद यही कारण है कि टिकट उनका देर हो रहा है। और जहां तक हेलीकॉप्टर में घूमने वाली बात रही, वो तो मतदाताओं और उनके साथियों को भी घूमने का अक्सर मौका मिलता रहता है। हम लोगों ने भी अभी हेलीकॉप्टर में ही बैठकर उनका इंटरव्यू भी किया था, तो अक्सर जो है वो तो उनके लिए एक आम। मतदाता भी घूमते हैं कि नहीं? ऐसा मुझे लगता है पहला क्षेत्र होगा जहां मतदाता हेलीकॉप्टर में घूमते हैं अपने विधायक, अपने एमपी के जो उनके समर्थक होते हैं दिनेश जी, वो तो उनके साथ, चूंकि उनके कई कॉलेज हैं, चाहे वो बाराबंकी हो, बस्ती हो, अन्य कई जनपदों में भी उनके कॉलेज हैं, तो वहां वो अपने हेलीकॉप्टर से ही जाते थे चुनाव से पहले। तो उनके साथ जो उनके समर्थक होते थे, वो भी उनके साथ उसी हेलीकॉप्टर में ही बैठ के जाते थे। अच्छा जानकी जी, मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि क्या राजपूत, अगर इनको टिकट नहीं मिलता है या इनके परिवार को नहीं मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि राजपूत खिलाफ हो सकता है? ये रिस्क लेने में पार्टी को दिक्कत आ रही है? जी बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने को एक राजपूत नेता के, प्रभावी राजपूत नेता के रूप में अपने को स्थापित किया है, और यही कारण है कि पिछले दिनों चुनाव से पहले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पहले और दूसरे चरण में अब तक चुनाव हो गए हैं, वहां का जो राजपूत समुदाय है वो एकजुट होकर के बैठक करके और इस प्रकार से उन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें। निश्चित रूप से अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा जाता है, तो जिस प्रकार से उनके समर्थक आते हैं, मिलते हैं, और वो बल्कि इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत भी करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से
उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से, माने दूसरे राज्य से भी अगर कोई आ करके और गुलदस्ता भेंट करता है तो उसकी भी फोटो बहुत कायदे से ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि दूसरे राज्यों के दूसरे जनपदों और मंडलों के लोग भी हमारे समर्थन में साथ खड़े हैं, और अगर हमारा टिकट काटा गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इसका मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की एनालिसिस कर रही है, और जो टिकट देने में जो विलंब हो रहा है, अभी हेमंत जी ने भी जिस बात की चर्चा की उसमें यही है कि निश्चित रूप से वो गुणा भाग लाभ हानि का ब्यौरा जो है वो खंगालने में पार्टी लगी हुई है कि इससे हमको क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से कई ऐसी सीटें जो पिछले लोकसभा के चुनाव हुए हैं, चाहे जो 2019 का ही लोकसभा का चुनाव जो हुआ है, कई ऐसे सीटें रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत कम मतों के अंतर से चुनाव जीते हैं। निश्चित रूप से अगर क्षत्रिय मतदाता उन सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से कई सीट खतरे में पड़ सकती हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा जिसकी अभी एक दो बार हेमंत जी ने इशारा किया, गोंडा विधानसभा चुनाव को लेकर के पिछला जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे जो गोंडा सदर से विधायक हैं प्रतीक भूषण के बारे में जो टिप्पणी किया कि साहब वो जो है बहुत कम मतों से चुनाव जीते, उसके बारे में मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं जिस प्रबंधन की बात कर रहा था वो ब्रजभूषण शरण सिंह का वो प्रबंधन ही था कि वो चुनाव वो जीत गए, नहीं तो चुनाव तो वो पूरी तरह से हारे हुए थे। तो मैं जिस प्रबंधन की बात कर अभी शुरुआत में मैंने किया कि वो अपने प्रबंधन के बूते चुनाव जीतते हैं, तो उनका वही प्रबंधन था जिस प्रबंधन के बूते वो चुनाव जीत गए, नहीं तो गोंडा की सीट हारी हुई थी। और उन्होंने मतदान के पहले इस बात डंके की चोट पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर गोंडा विधानसभा का चुनाव अगर हार गई तो देवीपाटन मंडल की अन्य 18 सीटों में से कोई भी सीट जीतेगी नहीं। ये मीडिया से डंके की चोट पर उन्होंने बात कही थी, और भले ही 4000-5000 से ही, लेकिन वो सीट उन्होंने जीत करके साबित करवा दी। तो ये उनका प्रबंधन रहा है। तो निश्चित रूप से आपका जो ये सवाल रहा है कि उससे कितना फर्क पड़ेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार को टिकट नहीं देती है तो निश्चित रूप से पूर्वांचल में उसका असर पड़ेगा बाद के चरण के जितने भी चुनाव हैं। इसीलिए मैं इस बात को और बहुत मजबूती के साथ कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर इनको टिकट नहीं देती है तो निश्चित रूप से जो भी प्रत्याशी आएगा, मुझे लगता है कि मेरी उम्मीद है कि 99% वो क्षत्रिय समाज का ही प्रत्याशी होगा। दूसरे समुदाय से प्रत्याशी या दूसरे वर्ग से प्रत्याशी उतारने का जोखिम भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं ले सकती अगर टिकट कटता है तो। जी मैं एक आखिरी छोटा सा सवाल पूछता हूं हेमंत जी से। हेमंत जी जरा अपने अनुभव के आधार पे आप बताइए, ये हम दोनों सिर्फ एक प्रिजम्पशन कर रहे हैं इसलिए कोई वो नहीं है, आपको लगता है कि काट सकती है कि नहीं? जब मोदी जी के नेतृत्व पे चुनाव है, योगी जी का कानूनी ताकत है और जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो काट सकती है कि नहीं? आपको क्या लगता है? ये बड़ा कठिन सवाल है, जिस सवाल का जवाब जी ढूंढ रहे हैं। काट भी सकती है, नहीं भी काट सकती है। काटेगी तो क्षत्रिय प्रत्याशी के तौर पर कर्नाटक के विधायक अजय सिंह हैं। जब इनके सुपुत्र तो जो जानकी शरण जी इतना विस्तार से बता रहे हैं वहां पिछले विधानसभा चुनाव का, जब इनके सुपुत्र प्रतीक भूषण सिंह 4-4.5 हजार वोट से जीते थे जी, शायद 7,000। कर्नेलगंज से अजय सिंह द्विवेदी जी कितनी मार्जिन थी? 40,000 के ऊपर थी क्या? हाँ, 5, 5.5 के आसपास था भाई साहब।
नहीं, कन्वेलगंज में अजय सिंह की मार्जिन कितनी थी? हाँ, उनका तो बहुत लंबा अच्छा मार्जिन था उनका तो। बहुत अच्छा मार्जिन था, जी, तब बहुत जी, अच्छा जी, मार्जिन था। एक लाइन वो सुनिएगा। और उनका सुनिए, उनका मार्जिन उतने नहीं, उनका मार्जिन तो उन परिस्थितियों में था जो कर्नलगंज में भी 1991 के बाद से 2 ध्रुव जो हुआ करते थे, मालूम है। ध्रुव, वो दोनों ध्रुव जब एक हो गए, इसके बावजूद जो मैं वही कह रहा हूँ, लल्ला भैया और योगेश प्रताप 2 घराने इकट्ठा हुए बरसों बाद, उसके बावजूद वो जीते। और सुनिएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह पर यह भी इल्जाम लगा कि वो भी चाहते हैं कि अजय सिंह ने जीते, कुछ परिस्थितियों में जीते। तो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों दावेदारों कभी नहीं, लेकिन वो बड़ा नुकसान कैसे बचाया जाए, उसी वजह से इतना विलंब हुआ। लेकिन अब कल तक तो पर्दा खोली जाए।